बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर। अदबिस्तान के सामीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। कृष्णमाचारी। जनरल साहब, ये आपकी गलती थी। उसने ये समझा होगा कि आप मजाक कर रहे हैं। आपको हाथी के मुकाबले में चूंटी की बजाय किसी ऐसे जानवर का जिक्र करना चाहिए था जो कद या वजन में हाथी से 4 या 5 गुना कम हो। मेरा मतलब है कि भारत के हाथी के मुकाबले में आप पाकिस्तान को घोड़ा या ऊंट तो कह सकते थे, लेकिन चूंटी नहीं कह सकते थे। क्यों चोन जी, आपका क्या ख्याल है? चोन। आचार्य जी, भगवान के लिए बार बार हाथी का जिक्र ना कीजिए। इंदिरा गांधी। जनरल साहब, आप भी हाथी का जिक्र ना करें। निंदा। हाथी को गोली मारो जी, हम काम की बात करते हैं। करते करते एक फजूल बहस में उलझ गए। जनरल साहब, आप ये बताएं कि उसकी मुस्कुराहट की क्या वजह थी? जनरल चौधरी। महाराज, मैंने उससे उसकी वजह पूछी थी, लेकिन आपको नहीं बता सकता। मुझे डर है कि आपका मोराल। शास्त्री। हमारे मोराल को गोली मारो। हम ये सुनना चाहते हैं कि उसने क्या कहा था। जनरल चौधरी। महाराज, उसने कहा था कि पाकिस्तान के बाशिंदों को भारत के कद के मुतालिक कोई परेशानी नहीं। वो ये जानते हैं कि एक बड़ी लाश के लिए सिर्फ एक बड़ी कब्र की ज़रूरत है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे मेरा दिल भी दहल गया। इंदिरा गांधी। क्या कहा था उसने? जनरल चौधरी। श्रीमती जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। सुरन सिंह। जनरल साहब, आप कहिए। श्रीमती जी हरगिज़ परेशान नहीं होंगी। जनरल चौधरी। लेकिन मुझे डर है कि चोन जी ज़रूर परेशान होंगे। चोन। जनरल साहब, आप ये बात ख़त्म करें और मेरी फ़िक्र ना करें। मैंने परेशान होना छोड़ दिया है। जनरल चौधरी। इसने कहा था कि भारत हाथी नहीं, एक बड़ा सांप है। हम इस सांप को ज़ख्मी कर चुके हैं, और जब सांप ज़ख्मी होता है तो चुंटियाँ उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। वो अपने बिल में पनाह लेने की कोशिश करता है, लेकिन चुंटियाँ वहाँ भी उसका पीछा करती हैं। वो तड़पता और फंकारता है और अपने जिस्म के ज़ख्मी हिस्से को काटना शुरू कर देता है, और फिर चींटियों से ज़्यादा इसका अपना जहर इसकी हलाकत का बायस होता है। शास्त्री। और तुम इत्मीनान से ये सारी बातें सुन रहे थे? जनरल चौधरी। नहीं महाराज, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं एक भयानक सपना देख रहा हूँ। अगर चून जी मुझे ये हुक्म ना देते कि मैं जंगी कैदियों से मिलकर दुश्मन के मोराल का पता लगाऊं, तो मैं उसके पास जाने की गलती ना करता। इंदिरा गांधी। जनरल साहब, दुश्मन से लड़ना और उसके दिल का हाल मालूम करना अशद ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जगह होती तो उस ज़ख्मी से मालूम करने की कोशिश करती कि पाकिस्तान के महकमा दिफा में वो कौन सा शोबा है जहाँ के सिपाहियों को ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, और ऐसे बातूनी आदमी से तो मैंने कई और फौजी राज भी मालूम कर लिए होते। जनरल चौधरी। श्रीमती जी, वो बातूनी नहीं था। अगर आप उससे कोई फौजी राज मालूम करने की कोशिश करती तो आप ये देखती कि उसके होठों पर मोहर लगा दी जा गई है। मुझसे पहले फ़ौज के जिन अफसरों ने उसे पाकिस्तान के फ़ौजी राज मालूम करने की कोशिश की थी, वो मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों और टैंकों की तादाद मालूम करने की कोशिश की थी, और उन्हें ये जवाब मिला था कि भारत के इतने टैंक और इतने हवाई जहाज़ थे, और उनमें से इतने इतने तबाह हो चुके हैं और इतने नाकारा हो चुके हैं, और आप हैरान होंगे कि हमारी बर्तरी और फ़िज़ाई नुकसानात के मुतालिक इसकी मालूमात 100% दुरुस्त थी। पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों और टैंकों के मुतालिक उसने हमारे अफसरों को सिर्फ ये कहकर टाल दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की बर्री और फ़िज़ाई क़ुव्वत को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम तुम्हें बकरियों के रेवड़ की तरह हाँकते हुए जमुना के पार ले जाएंगे। श्रीमती जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उससे मुलाकात के बाद आप मेरी निस्बत बहुत ज़्यादा परेशान होती। उसे ये भी मालूम था कि जब पाकिस्तान की नेवी द्वारका पर गोलाबारी कर रही थी तो भारत का बहरी बेड़ा कहीं सैकड़ों मील दूर हमारे तैयारा बरदार जहाज़ों के रेमो करम जहाज़ विक्रम की हिफाजत कर रहा था। अर्जुन सिंह। मेरे ख्याल में ये सोचने के लिए किसी जहानत की ज़रूरत ना थी। ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि विक्रम भारत की नेवी का सफ़ेद हाथी है। चोन। सफ़ेद हाथी को गोली मारो जी, कोई और बात करो। कृष्णमाचारी। चोन जी, गोली मारना इतना आसान नहीं। हम इस सफ़ेद हाथी पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। चोन। जनरल चौधरी से। आज इन्हें काले और सफ़ेद हाथियों के सिवा और कोई बात नहीं सूझती।
आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि गुज़िश्ता 24 घंटों में हमारे कितने टैंक और हवाई जहाज़ तबाह हुए हैं और हम भारत को मज़ीद नुकसानात से कैसे बचा सकते हैं? जनरल चौधरी: मैं आपको टैंकों के मुतालिक बता सकता हूँ, हवाई जहाज़ों के मुतालिक आपको एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी से पूछना चाहिए, लेकिन हमारी मालूमात कल शाम के 4 बजे से लेकर आज शाम के 4 बजे तक के 24 घंटों के मुतालिक होंगी। शास्त्री: मैं आपका मतलब नहीं समझा। जनरल चौधरी: महाराज, मेरा मतलब है कि अब 6 बजने वाले हैं और हम अपने अपने हेडक्वार्टर से पता किए बगैर आपको ये नहीं बता सकते कि मज़ीद 2 घंटों यानी 4 बजे से 6 बजे तक हमारा कितना नुकसान हुआ है। कृष्णमाचारी: सेनापति जी, ये मामला इतना पेचीदा नहीं है। आप पहले ये बताएं कि कल शाम के 4 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे तक हमारे कितने टैंक तबाह हुए हैं। इसके बाद मज़ीद 2 घंटों का हिसाब लगाने के लिए हम इसकी तादाद में 8 या 9% और जमा कर लेंगे। अर्जुन सिंह: महाराज, ये ज़रूरी नहीं कि इन 2 घंटों के नुकसान का तनासब गुज़श्ता 24 घंटों के मुताबिक हो। जंग के नुकसानात का ताल्लुक वक्त के साथ नहीं होता। बाज़ औक़ात 1 मिनट भी पूरे दिन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये भी हो सकता है कि गुज़िश्ता 2 घंटों में हमारा एक टैंक या हवाई जहाज़ भी तबाह ना हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन 2 घंटों के नुकसानात 24 घंटों से भी ज़्यादा हों। आपको मालूम है कि एक दिन दुश्मन के एक हवाबाज ने 1 मिनट से भी कम अरसे में हमारे 5 जेट हवाई जहाज़ मार गिराए थे। इंदिरा गांधी: तो इसका मतलब ये है कि अगर हेडक्वार्टर पहुंचकर आपको ये खबर मिले कि गुज़िश्ता 2 घंटे में भारत का सारा हवाई बेड़ा तबाह हो चुका है, तो आप हैरान नहीं होंगे? अर्जुन सिंह: श्रीमती जी, ये हो सकता है कि ऐसी मनहूस खबर सुनकर मेरा हार्ट फेल हो जाए, लेकिन मेरे लिए इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं होगी। हैरान तो सिर्फ वो हो सकता है जिसे हवाई जंग का कोई तजर्बा ना हो। इंदिरा गांधी: आपका मतलब ये है कि जब आपने सिर्फ एक पाकिस्तानी हवाबाज के हाथों हमारे 5 हवाई जहाज़ों के तबाह होने की खबर सुनी थी, तो आप हैरान नहीं हुए थे? अर्जुन सिंह: श्रीमती जी, इस दिन तो मैं हैरान ही नहीं हुआ था, बल्कि पागल हो गया था और मैंने गुस्से की हालत में अपनी वर्दी फाड़ डाली थी। और मेरी हैरानी और गुस्से की वजह यह थी कि मैं दुनिया भर के हवाई जंगों के हालात से वाकिफ़ था, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी मिसाल ना थी कि सिर्फ एक हवाबाज ने एक ही हमले में अपने दुश्मन के 5 हवाई जहाज़ गिरा दिए हों। शास्त्री: और अब आप इतने तजर्बाकार हो चुके हैं कि अगर अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचकर आप ये खबर सुने कि भारत का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, तो आप हैरान नहीं होंगे। अर्जुन सिंह: महाराज, मेरा मतलब ये नहीं कि अगर भारत का बेड़ा गर्क हो जाए तो मुझे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री से कम तकलीफ होगी। मेरा मतलब ये है कि तकलीफ में आपका हिस्सेदार बन सकता हूँ, हैरान नहीं हो सकता, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर गुज़िश्ता 2 घंटों के नुकसानात हमारे आम नुकसानात से ज़्यादा हुए तो मेरा हेडक्वार्टर खामोश ना रहता और अब तक मुझे कई टेलीफोन आ चुके होते। शास्त्री जनरल चौधरी से: जनरल साहब, अब आप टैंकों के मुतालिक बताएं, इसके बाद एयर मार्शल की बारी आएगी। जनरल चौधरी: गुज़िश्ता 24 घंटों में हमारे 36 टैंकों का नुकसान हुआ है। कृष्णमाचारी: 36 नहीं जनरल साहब, 35 कहिए। मैं पाकिस्तान रेडियो सुन चुका हूँ, उन्होंने 35 टैंक तबाह करने का दावा किया है। जनरल चौधरी: पाकिस्तान रेडियो को सिर्फ 34 टैंक तबाह करने का दावा करना चाहिए था। चोन: लेकिन जनरल साहब, अभी आप 36 कह रहे थे। जनरल चौधरी: मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। हाज़रीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। छागला: जनरल साहब, मैं इस बहस में हिस्सा लेने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बहुत थक गए हैं। जनरल: आप खामोश रहें। छागला: सेनापति जी, मेरा ये मतलब नहीं था कि भारत के सेनापति थकावट और बेआरामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 36 और 34 में 2 का फ़र्क है, यानी 30 और 4 से 34 और 30 और 6 से 36 बनते हैं। इंदिरा गांधी हंसती है और फिर जल्दी से हाथों में अपना मुंह छुपा लेती है। जनरल चौधरी: मैं भारत का सेनापति हूँ, पहली जमात का तालिब इल्म नहीं हूँ। छागला: महाराज, अगर आप खफा होते हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कृष्णमाचारी: अगर मेरे कान गलती नहीं करते तो विद्या मंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही। जनरल साहब, आपको मालूम है कि हिसाब में 2 टैंकों की गलती से 15.5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। जनरल: आपके कानों ने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपको बोलने से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान की गोलाबारी से हमारे 34 टैंक तबाह हुए थे
और एक टैंक को गलती से हमारे अपने ही टैंक ने तबाह कर दिया था। जॉन, ये गलती कैसे हुई? जनरल, महाराज, रात के वक्त दुश्मन ने हमारे टैंकों के एक दस्ते पर अचानक हमला किया। हमारे सिपाहियों ने जवाबी फायरिंग की शुरू की तो उन्हें ये ख्याल ना आया कि हमारे एक टैंक की तोप की नाल का गलती से रुख हमारे दूसरे टैंक की तरफ है। इन्हें अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब 10 गज के फासले पर हमारे दूसरे टैंक के परखच्चे उड़ चुके थे, लेकिन दुश्मन ने इस टैंक की तबाही को भी अपना ही कारनामा समझ लिया है। शास्त्री, लेकिन आप तो कह रहे थे कि हमारे 36 टैंक तबाह हुए हैं। जनरल चौधरी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शास्त्री, जनरल साहब, आप वाकई थक गए हैं, वरना 34 और एक 35 बनते हैं, 36 नहीं। जनरल चौधरी, महाराज, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। इन 34 टैंकों के अलावा जो दुश्मन ने तबाह किए हैं, एक वो है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, दूसरा वो है जिसे एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया था। जॉन, कैसा हादसा? जनरल, हमारा एक जेट बमबार दुश्मन के इलाके पर बम गिराने के बाद वापस आ रहा था। सरहद के पास दुश्मन के एक लड़ाका हवाई जहाज़ ने उस पर गोलियां बरसाईं। हवाई जहाज़ ने जालिंधर के हवाई अड्डे का रुख किया, लेकिन हवाई जहाज़ को आग लग गई। इधर जालिंधर के करीब सड़क पर हमारे टैंक और ट्रक जा रहे थे। शास्त्री, फिर क्या हुआ? जनरल चौधरी, फिर ये जलता हुआ हवाई जहाज़ सीधा एक टैंक पर गिरा और टैंक के साथ बारूद से भरे हुए 4 ट्रक भी तबाह हो गए। शास्त्री, अर्जुन सिंह जी, अब आप जहाज़ों के मुतालिक बताएं। क्या पाकिस्तान रेडियो की ये इत्तलात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में हमारे 7 हवाई जहाज़ तबाह हुए हैं? अर्जुन सिंह, महाराज, सरकारी तौर पर हमने सिर्फ अपने एक हवाई जहाज़ का नुकसान तस्लीम किया है, लेकिन असल बात यह है कि हमारे 8 हवाई जहाज़ तबाह हुए हैं। शास्त्री, वो कैसे? अर्जुन सिंह, वो यूं कि हमारे एक हवाबाज ने भारत के अमृतसर को पाकिस्तान का लाहौर या गुजरांवाला समझकर बमबारी शुरू की थी। जॉन, आपका मतलब है कि जिस तरह हमारे एक टैंक ने हमारे दूसरे टैंक को तबाह कर दिया था, इसी तरह हमारा एक हवाई जहाज़ भी अमृतसर के हवाई अड्डे पर बम बरसाकर दूसरे हवाई जहाज़ को निशाना बना चुका है? अर्जुन सिंह, नहीं महाराज, ये हमारी खुशकिस्मती थी। इस हवाई जहाज़ का कोई निशाना ठीक नहीं लगा। इसके सारे बम हवाई अड्डे से 2000 गज दूर एक खेत में गिरे थे। शास्त्री, फिर क्या हुआ? अर्जुन सिंह, फिर क्या होना था महाराज, जब ऊपर से अचानक बमबारी शुरू हुई तो नीचे से अमृतसर के हवाई अड्डे की तैयारा शिकन तोपें हरकत में आ गई और वो गिर पड़ा, और गिरा भी इस तरह कि हमारी एक तोप, एक पेट्रोल की गाड़ी और 15 आदमी, जिनमें 8 सिविलियन और 5 फौजी थे, उसकी जद में आ गए। जॉन, और नीचे से गोलाबारी करने वालों ने ये देखने की भी ज़रूरत महसूस ना की कि वो अपने ही बमबार को निशाना बना रहे हैं? अर्जुन सिंह, जनाब, अगर वो हवाबाज जिन्होंने अमृतसर को पाकिस्तान का शहर समझकर बमबारी शुरू कर दी थी जिंदा होते और मेरे पास ये शिकायत लेकर आते तो उन्हें ये जवाब देता कि तुम अमृतसर का हवाई अड्डा ना पहचान सके तो हवाई अड्डे के मुहाफिज तुम्हारा हवाई जहाज़ कैसे पहचान सकते थे? शास्त्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हवाबाज किसी दिन दिल्ली को रावलपिंडी और बम्बई को कराची समझने की गलती भी कर सकते हैं। अर्जुन सिंह, नहीं जनाब, दिल्ली और बम्बई तो पाकिस्तान के रास्ते में नहीं आते। अलबत्ता मशरिकी पंजाब के किसी और शहर को इस किस्म का ख़तरा ज़रूर पेश आ सकता है। हाँ, अगर हमारे बमबार मद्रास से पाकिस्तान का रुख करें तो ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं। जॉन, लेकिन आप किस मर्ज़ की दवा हैं? अर्जुन सिंह, महाराज, मेरा काम आपकी हिदायत के मुताबिक अपने हवाबाजों को हुक्म देना है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता कि जब वो अमृतसर को लाहौर या पाकिस्तान का कोई और शहर समझकर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दें तो मैं उनके नीचे खड़ा होकर झोली तान दूं। जॉन, लेकिन आप अमृतसर के शर्मनाक वाक़यात का बार बार क्यों जिक्र करते हैं? अर्जुन सिंह, महाराज, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं, मैं सिर्फ सही वाक़यात बयान कर रहा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है कि फ़िज़ाई जंग में मैंने आपकी बुलंद तवक्कात पूरी नहीं की। शास्त्री, तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तुमने इन हवाबाजों को देर चक्कर दिलवाए जिनका एक बम भी निशाने पर नहीं लगा। कृष्णमाचारी, हमारे एयर मार्शल भारत के ख़जाने को डाकुओं का माल समझते हैं, लेकिन मैं इन हवाबाजों से एक एक कौड़ी का हिसाब लूँगा जिन्होंने इनाम हासिल करने के शौक़ में पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाया है। अर्जुन सिंह, महाराज,
अगर इन्हें इनाम का लालच ना होता तो वो सारे बम खेतों में फेंक कर वापस आ जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो भारत के खेतों की बजाय भारत के खेतों पर ही निशानाबाजी शुरू कर दें। शास्त्री: सरदार जी, मुझे भारत के खेतों की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि जो बम भी खेतों में फेंके जाएंगे वो भारत के शहरों पर गिरेंगे। अर्जुन सिंह: नहीं महाराज, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो हो सकता है कि हमारे हवाबाज बुलंदी से किसी भारतीय शहर को पाकिस्तानी शहर समझकर बम गिराएं और उनका निशाना शहर की बजाय पास ही किसी फौजी ठिकाने पर जा लगे। लेकिन जब वो भारत के खेतों पर अपने जहाज़ खाली करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दुश्मन का खौफ नहीं होगा, और वो बुलंदी की बजाय बहुत नीचे उतरकर निहायत इत्मीनान से खेतों को निशाना बनाएंगे। फिर ये और बात है कि खेतों में किसी गाय या बैल या भैंस की शामत आ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उनका निशाना खेत की बजाय किसी गांव या शहर में जा लगे। चोन: तो आपका मतलब यह है कि अगर हम आपके हवाबाजों को वीर चक्र दें तो उनके बम पाकिस्तान के खेतों पर गिरेंगे, वरना हमारे अपने खेतों में चरने वाले मवेशियों की शामत आ जाएगी। लेकिन तुम जंग शुरू होने से पहले हमें ये तसल्ली दिया करते थे कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई क़ुव्वत 24 घंटों में तबाह हो जाएगी। अर्जुन सिंह: और आप भी तो ये कहा करते थे कि जब भारत का लश्कर लाहौर की तरफ ये पेशकदमी करेगा तो पाकिस्तान को मुकाबला करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब? शास्त्री: अब क्या? अर्जुन सिंह: अब पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है जनाब, और पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं कर रहा बल्कि जवाबी हमले भी कर रहा है, और जवाबी हमले भी ऐसे कि उनकी मिसाल पूरी तारीख से नहीं मिलती। नंदा: चोन जी, अपने एयर मार्शल को समझाइए। इनका ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई से मना कर सकते हैं। शास्त्री जनरल चौधरी से: जनरल साहब, आप हमारे सेनापति हैं, क्या हमने आपको पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा सिपाही, इनके टैंकों और तोपों के मुकाबले में ज़्यादा टैंक और तोपें नहीं दी? क्या हमने वो तमाम गोलाबारी और बारूद तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर दिया जो हमें अमेरिका और बरतानिया ने चीन जैसे ताकतवर मुल्क के साथ लड़ने के लिए दिया था? क्या हमने अपने नंगे और भूखे अवाम पर अनगिनत टैक्स लगाकर फ़ौजी अखराजात पूरे नहीं किए? आप ये कहते थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज की पहली ज़रूरत शराब है, क्या हमने तुम्हें लाखों गैलन शराब मुहैया नहीं की? जनरल: जनाब, मैंने दुरुस्त कहा था, अगर आप मेरे सिपाहियों को शराब मुहैया ना करते तो इनकी पसपाई की रफ्तार कहीं ज़्यादा होती। नंदा: जनरल साहब, मुझे ये समझाइए कि हमारे सिपाहियों को शराब के नशे में भी ये कैसे याद रहता है कि उनके लिए आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना बेहतर है। जनरल: जनाब, शराब के नशे में किसी को अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल जाता, और हिंदुस्तानी सिपाहियों के घर हिंदुस्तान में हैं। अगर जान का खतरा हो तो शराब की 10 बोतलें पीकर भी गिरते संभलते अपने घर ज़रूर पहुंच जाते हैं। भारत का वजीर तालीम मिस्टर छागला हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे वज़रा परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। छागला शास्त्री से: महाराज, ये बातें तो बहुत मायूस कुन हैं। मैं तो ये समझता था कि सेनापति जी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। नंदा: मैं भारत के 36 टैंकों और हवाई जहाज़ों की तबाही पर कैसे खुश हो सकता हूँ महाराज, लेकिन आप जानते हैं कि फ़तह कुर्बानियों के बगैर हासिल नहीं हो सकती। मैंने आज बारी बारी 10 मुल्कों के सफ़ीरों और 8 विदेशी अखबारात के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। उनमें से अक्सर का यही ख्याल था कि चंद दिन के अंदर अंदर भारत की फ़तह यकीनी है। अरब मुल्कों के सफ़ीरों से मैं ये इत्मीनान लेकर आया हूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का दौरा हमारी तवक्का से ज़्यादा कामयाब रहेगा। लेकिन महाराज, ये जंग अब ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आप सेनापति और एयर मार्शल को हुक्म दें कि वो पाकिस्तान को इस प्रोपेगेंडे का मौका ना दें कि वो भारत का मुकाबला कर सकता है। अगर दुश्मन का ये प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया तो बड़े मुल्क जो दबी ज़बान से हमारी हिमायत कर रहे हैं गैर जानिबदार हो जाएंगे, और छोटे मुल्क जो अभी तक भारत की क़ुव्वत से मरूब हैं खुलकर पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। अगर हम 2-3 दिन पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं तो आज किसी विदेशी मुल्क को पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद करने का ख्याल भी ना आता। चोन: मिस्टर छागला, आप ये समझते हैं कि हमारे सेनापति जी जानबूझकर ये जंग लंबी कर रहे हैं? छागला: नहीं महाराज, मैं सेनापति के मुतालिक ऐसी बात सोच भी नहीं सकता।
जनरल चौधरी, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मेरे मुतालिक क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक मैं भारत का सेनापति हूँ आपको जंग के मुतालिक अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए। भारत के फौजी मामलात से आपका कोई ताल्लुक नहीं। छागला, सेनापति जी, मैं दिन रात आपकी फतह की दुआएं मांगता हूँ। 6 सितंबर को जब मैंने ये सुना कि आपने लाहौर के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है तो मैं सड़क पर खड़ा होकर नारे लगा रहा था। जनरल चौधरी, मैं अपनी हिमाकत की सजा भुगत रहा हूँ। अब मैं लाहौर फतह कर लूँ तो भी भारत के अवाम को यकीन नहीं आएगा। छागला, लेकिन अवाम को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं। वो अभी तक ये समझते हैं कि लाहौर फतह हो चुका है और हुकूमत जानबूझकर सेनापति जी की शानदार कामयाबियों की खबरें छुपा रही है। इनके जोशो खरोश की ये हालत है कि अगर कोई ये कह दे कि लाहौर फतह के मुतालिक 6 अगस्त के अखबारात की खबरें गलत थीं तो वो उसे पाकिस्तान का जासूस समझकर बोटियां नोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने राइटर के दफ्तर पर हमला कर दिया था क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक ये गैर मुल्की खबरसा एजेंसी भारत की फतूहात पर पर्दे डालने की कोशिश कर रही थी। शास्त्री, और जब इनको ये मालूम होगा कि हम अभी तक लाहौर से 14 मील दूर हैं तो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। छागला, लोगों को ये बात कभी मालूम नहीं होगी महाराज। मुझे यकीन है कि लाहौर ज़रूर फतह होगा और जब सेनापति जी लाहौर पर भारत का झंडा गाड़ देंगे तो भारत के अवाम को ये जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे कि लाहौर 6 सितंबर को फतह हुआ था या इसे 2-4 हफ्ते बाद फतह हुआ था। जोन, मिस्टर छागला, आपको इससे कोई सरोकार नहीं कि लाहौर कब फतह होता है। आप विद्या मंत्री हैं और जब तक कश्मीर का झगड़ा मौजूद है आपकी नौकरी पक्की है। आपको फौजी मामलात में टांग नहीं फंसानी चाहिए। जनरल चौधरी से, सेनापति जी, आप हमें ये बताएं कि अगर आप हमारे सिपाहियों को पसपाई से नहीं रोक सकते तो क्या इन्हें ये भी नहीं समझा सकते कि वो पीछे हटते वक्त अपनी इतनी फुर्ती से काम ना लिया करें। आगे बढ़ते वक्त वो इंचों का हिसाब रखते हैं लेकिन पीछे भागते वक्त इन्हें मीलों का हिसाब याद नहीं रहता। जनरल चौधरी, मैंने इन्हें बहुत समझाया है महाराज, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो हम मौत हमारे सामने होती है, इसलिए हमारे पाँव रुक जाते हैं, और जब हम पसपाई इख्तियार कर लेते हैं तो मौत हमारे पीछे होती है, इसलिए हम पूरी रफ्तार से भागते हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि पसपाई हमारे से पहले हमारे कंधों पर असलहे का बोझ होता है और पसपाई के वक्त हम इस बोझ से आज़ाद होते हैं। जोन, जनरल साहब, मैंने आपको समझाया था कि मुझे भारत के टैंकों के लिए काले हाथियों का निशान पसंद नहीं, इसलिए ये निशान बदल दिया जाए। जनरल, महाराज, ये नाम इतना मशहूर हो चुका था कि इसे बदलना मेरे बस की बात ना थी, और सच्ची बात यह है कि मैं उसे एक मजाक समझता था। जोन, लेकिन मैंने आपको दूसरी बार टेलीफोन पर यह बात समझाई थी कि मजाक नहीं करता। जनरल, महाराज, अगर मैं जनरल की बजाय पेंटर होता तो भी मेरे लिए आपके हुक्म की तामील मुमकिन ना थी। आपका दूसरा हुक्म आने तक हमारी 1st आर्मर्ड डिवीज़न मैदान में आ चुकी थी और दुश्मन चंद टैंकों पर कब्जा भी कर चुका था। ताहम मैंने अपने अफसरों को खुफिया तौर पर यह हिदायत कर दी थी कि वो काले हाथी की बजाय सफ़ेद हाथी का नाम इस्तेमाल किया करें, लेकिन काले हाथी का नाम सिपाहियों की ज़बान पर पूरी तरह चढ़ा हुआ था और आपको मालूम है कि हाथी आमतौर पर काले ही होते हैं। जोन, जनरल साहब, भगवान के लिए गोरे और काले की बहस ना कीजिए, मैं हाथी के नाम से नफरत करता हूँ। इंदिरा गांधी, जनरल साहब, चून जी टैंकों के लिए हाथी के नाम को बुरा शगुन समझते हैं और इसकी वजह यह है कि राजा पोरस। चून चिल्लाकर, श्रीमती जी, आप खामोश रहें वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सूरन सिंह, भगवान के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। अगर इस नाजुक मौके पर भारत का कोई वजीर पागल हो गया तो बाहर के मुल्क यही ख्याल करेंगे कि इसका बाइस भारत के जंगी नुकसानात हैं। इस वक्त हम टैंकों के नाम तजवीज़ करने के लिए नहीं बल्कि जंग के हालात पर गौर करने के लिए जमा हुए हैं। जोन, सरदार जी, आपको भी डिफेंस के मामलात में टांग नहीं फंसानी चाहिए, आपका ताल्लुक सिर्फ विदेशी मामलात से है। सुरन सिंह, लेकिन इस जंग के बाइस सारी दुनिया में भारत के खिलाफ जो शोर उठ रहा है मैं इससे कान बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान पर हमले करते वक्त मुझे ये तसल्ली दी गई थी कि हमले से चंद घंटे बाद जब हम ये ऐलान करेंगे कि लाहौर और सियालकोट फतह हो चुके हैं तो दुनिया पर भारत की ताकत का रोब बैठ जाएगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के बाद हम अमन के हक़ में तकरीरें शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान के हक़ में किसी को आवाज़ उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। विदेशी प्रेस हमारे मीठे बोल सुनकर हमारी तोपों और हवाई जहाज़ों की गोलाबारी के कहे भूल जाएंगे।
किससे भूल जाएंगे। मैं प्रेस के लिए 12 घंटे की मेहनत से पहला बयान तैयार किया था और मुझे यकीन था कि पाकिस्तान की तबाही की सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर डाल सकूंगा जिन्होंने भारत जैसे ताकतवर मुल्क के साथ उलझने की गलती की थी। लेकिन जंग के गैर मुतवक्का हालात ने मुझे अपना बयान रद्दी की टोकरी में डालने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने दूसरा, तीसरा और चौथा बयान लिखा, लेकिन इनका भी वही हशर हुआ। और अब हालत यह है कि हम जारहियत का इल्ज़ाम भी अपने सर ले चुके हैं और हमारी फ़ौजें भी ऐसी जगह हैं जहां जंग से चंद घंटे पहले पहले थी, जबकि बहाज़ महाज़ों पर दुश्मन आगे बढ़ रहा है और हम पीछे भाग रहे हैं और दुनिया का प्रेस हमारा मजाक उड़ा रहा है। इंडोनेशिया में हमारे सफारत खाने की दुर्गत बन रही है और चीन सिक्किम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शास्त्री: सरदार जी, आपने कोई नई बात नहीं कही। सूरन सिंह: महाराज, नई बातें सिर्फ हमारे रक्षा मंत्री या उनके जर्नल कर सकते हैं। मेरी तो ये हालत है कि अगर मैं पाकिस्तान रेडियो ना सुनता तो मुझे ये भी मालूम ना होता कि पाकिस्तान की नेवी ने दबाका जैसा अहम बहरी अड्डा तबाह कर दिया है। जोन: और आपने पाकिस्तान रेडियो क्यों सुना था? सूरन सिंह: आपका क्या ख्याल है, अगर पाकिस्तान रेडियो ना सुनता तो दबाका के नुकसान कम हो जाते? नंदा: सरदार जी, चोन जी का मतलब यह है कि आपको पाकिस्तान रेडियो सुनने की बजाय भारत के सरकारी ऐलान का इंतज़ार करना चाहिए था। सूरन सिंह: महाराज, मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं भारत का वज़ीर ख़ारजा हूँ और मेरे लिए कम अज़ कम इन ममालिक को एतमाद में लेना ज़रूरी है जो हमें बरसों से असलहा और रुपया मुहैया कर रहे हैं। जोन जी, अगर दिल रखने के लिए मैंने ये तो कह सकता हूँ कि खेम किरण पर अभी तक भारत का कब्ज़ा है, लेकिन द्वारका एक बहरी अड्डा है और बहरी अड्डे पर पाकिस्तान के हमले की खबर छुपाना मेरे बस की बात नहीं। हम गैर मुल्की अखबार नवीसियों को खेम किरण के करीब से फटकने से रोक सकते हैं, लेकिन द्वारका जैसी जगह को इनकी निगाहों से पोशीदा नहीं रख सकते। चोन: हमने द्वारका की तबाही की खबर इसलिए दबा ली थी कि इससे अवाम के मोराल पर बुरा असर पड़ेगा। सूरन सिंह: लेकिन चोन जी, मैं अवाम नहीं हूँ, मैं भारत का वज़ीर ख़ारजा हूँ। प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी कमरे में दाखिल होता है। सेक्रेटरी: जनाब, सेठ धनीराम और मोलचंद और कांग्रेस के चंद और लीडर वज़ीर आज़म से मुलाकात पर मुसर हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि इस वक्त एक अहम मीटिंग हो रही है और राष्ट्रपति महाराज भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इस वक्त मिलना चाहते हैं। जोन: इन बदमाशों ने खेम किरण के मुतालिक पाकिस्तान रेडियो सुन लिया होगा। राधा कृष्णन: खेम किरण की बात पुरानी हो चुकी है, उन्होंने कोई नई बात सुनी होगी और मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप इन लोगों के साथ बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हम उन्हें तसल्ली देने के लिए चंद मिनट के लिए मीटिंग मुलतवी कर सकते हैं। सेक्रेटरी से: इन्हें अंदर बुला लो। सेक्रेटरी बाहर निकल जाता है। वक्फा। सेठ धनीराम, मोलचंद और 8 सेठ हाँफते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। धनीराम: राष्ट्रपति महाराज, ये क्या हो रहा है? क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हमने चंदा नहीं दिया? क्या हमने लाहौर की फतह का ऐलान सुनकर लड्डू तकसीम नहीं किए? आखिर हमारे साथ ही मजाक क्यों हो रहा है? मैं कसूर देखने के लिए रवाना हुआ था और मैंने अपने दोस्तों से कसूर की मेथी लाने का वादा किया था, लेकिन अमृतसर पहुंचकर मालूम हुआ कि खेम किरण भी दुश्मन के कब्जे में जा चुका है। अब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। सेठ मोलचंद जी अनारकली या माल रोड पर कोई दुकान पसंद करने के लिए गए और ये तो भगवान की कृपा है कि इन्हें अमृतसर से आगे निकलने से फौज ने रोक दिया, वरना हमारे टैंकों की तरह उनका भी बोलोराम हो गया होता। हमारे दूसरे साथी जो बाद में रवाना हुए थे, अम्बाला के हवाई अड्डे की तबाही देखकर वापस आ गए। सेठ चरणदास पठानकोट और जम्मू के रास्ते सियालकोट की यात्रा के लिए रवाना हुआ था। उससे पठानकोट के हवाई अड्डे की तबाही अपनी आंखों से देखी। अब वो अस्पताल में पड़ा हुआ है और अपने डॉक्टरों को और नर्सों को भी जेट हवाई जहाज़ समझ कर चीखें मारता है। सेठ गंगाराम के बड़े भाई सेठ राम स्वरूप ने जामनगर के हवाई अड्डे पर दुश्मन का हमला देखा था। अब वो घर से बाहर नहीं निकलता और सड़क पर स्कूटर की आवाज़ सुनकर भी दहाई देने लगता है कि दुश्मन के हवाई जहाज़ दिल्ली पहुंच गए हैं। महाराज, हम टैक्स देते हैं और ये पूछने का हक रखते हैं कि इस जंग में रोज़ाना करोड़ों रुपए के हवाई जहाज़, तोपें और टैंक ज़ाया करके भारत को क्या फ़ायदा पहुंचा है। जोन:
सेठ जी, ये बात शायद आपको याद नहीं रही कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग के हक में कांग्रेस के बाकी तमाम लीडरों से ज़्यादा जोशीली तकरीरें किया करते थे। धनीराम: महाराज, मैंने इस वक्त जंग के हक में तकरीरें शुरू की थी जब आप, आपके सेनापति और आपके प्रधानमंत्री ने हमें ये यकीन दिलाया था कि भारत की अफवाह चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को तबाह कर देंगी, लेकिन अब हम खुद तबाही का सामना कर रहे हैं। शास्त्री: सेठ जी, अब आप हमारा रहा सा मोराल ख़राब करने के लिए यहाँ आए हैं या कोई और काम की बात करना चाहते हैं? धनीराम: महाराज, हम सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं कि ये जंग ख़त्म कैसे होगी। अगर उथान जी महाराज इस जंग को ख़त्म करा सकते हैं तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सूरन सिंह: इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। हम जब चाहें इस जंग ख़त्म कर सकते हैं। आपने राष्ट्रपति महाराज की ये तकरीर नहीं सुनी कि हमने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान भी नहीं किया? मूलचंद: महाराज, यही तो हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कब तक जंग ख़त्म करना पसंद कर फरमाएंगे, और अगर पाकिस्तान ने जंग बंदी करना पसंद ना किया तो हमारे लिए मज़ीद तबाही से बचने के लिए कौन सा रास्ता है? राधा कृष्णन: सेठ जी, आप फिक्र ना करें, हमारे मगरबी दोस्त हमारी हालत से बेखबर नहीं। अब वो जंग बंद कराने के मुतालिक हमसे ज़्यादा फ़िक्रमंद है। सूरन सिंह: और हम जब चाहें ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि वो मुदाखलत पर मजबूर हो जाएं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम चीन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें। धनीराम: फिर क्या होगा महाराज? सूरन सिंह: फिर ये होगा कि हमारे मगरबी दोस्त हमें पूरी मदद देंगे। वो हमें इतना असलहा देंगे कि हमारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। धनीराम: वो हमें सिर्फ असलहा ही देंगे महाराज। चोन: तुम और क्या चाहते हो? धनीराम: महाराज, वो हमें असलहे के साथ आदमी नहीं देंगे। चोन: कैसे आदमी? धनीराम: लड़ने वाले आदमी महाराज। जनरल चौधरी: मैं अपने सिपाहियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोलचंद: महाराज, सेठ धनीराम जी का मतलब यह है कि विदेशी हथियारों की हिफाजत के लिए विदेशी सिपाहियों का होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे सिपाहियों को ये इत्मीनान हो कि उनका कीमती सामान दुश्मन के कब्ज़े में नहीं चला जाएगा तो शायद ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ सकें। आपको ये मालूम है कि एक जेट हवाई जहाज़ की कीमत करीबन 1 करोड़ रुपया और एक टैंक। चोन: भगवान के लिए ये बकवास बंद करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। कृष्णमाचारी: चोन जी, सेठ मूलचंद हमारे दुश्मन नहीं हैं, इन्हें भारत के नुकसानात ने परेशान कर दिया है। राधा कृष्णन: सेठ जी, चोन जी आपसे कम परेशान नहीं, इन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है। अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप भी गुस्से में आ जाते। मूलचंद: लेकिन महाराज, आप चोन जी का गुस्सा कम करने की कोशिश कीजिए, वरना चंद दिन तक हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। शास्त्री: सेठ जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद दिन के अंदर अंदर जंग बंद हो जाएगी और फिर आप दोस्तों की तरह बातें कर सकेंगे। मूलचंद: अगर भारत को पाकिस्तान की तरफ से किसी ज़बरदस्त हमले का ख़तरा ना हो तो मैं जंग बंदी पर इसरार नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये इत्मीनान चाहता हूँ कि जब हमारी हालत ज़्यादा पतली होने लगे तो जंग बंद की जा सके, यानी पाकिस्तान की फ़ौजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। अगर सिर्फ सरहदों के आसपास गोलाबारी होती है तो हमें कोई चिंता नहीं हो सकती। नंदा: सेठ जी, आपको इसलिए चिंता नहीं होगी कि आप हर हफ्ते ब्लैक मार्केट के नर्ख दोगुने करते जाएंगे, लेकिन जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से हुई है और अब उसे किसी इलाके में महदूद रखना हमारे बस की बात नहीं। हमने अपनी पसंद के महाज पर हमला किया था और पाकिस्तान भी अपनी पसंद के महाज पर जवाबी हमला करेगा। हम आपको ब्लैक मार्केट से नहीं रोक सकते, लेकिन टैक्सों के मुतालिक शायद आपको भी ज़्यादा हौसले से काम लेना पड़ेगा। धनीराम: भगवान के लिए जंग बंद करा दीजिए महाराज।